हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन्वेस्ट चेतना एकेडमी। तो आज हम एक ऑटो एंसिलरी कंपनी का एक कंपनी अपडेट लेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि क्योंकि ऑटो सेक्टर है वो रिसेंटली काफ़ी टर्मोइल से भी गुजर रहा है। डिमांड स्लो डाउन हो गई या फिर यूएस की तरफ से टैरिफ लगेंगे या नहीं लगेंगे, इस कारण से स्टॉक ने काफ़ी रिएक्ट किया है कुछ समय से। और हम जिस कंपनी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 47% डाउन है स्टॉक प्राइस इसका। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कंपनी में क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिनके कारण से हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस शायद गिरा होगा, और कंपनी के क्या की अपडेट्स हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंपनी का जो सेगमेंट्स हैं, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, किनको केटर करती है, ये एक बार जल्दी से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेगमेंट्स हैं वो केटर करती है पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड नॉन ऑटोमोटिव व्हीकल्स के साइड पे भी, यानी कि इंडस्ट्रीज में और दूसरी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जो मशीनरीज लगती है वहाँ के लिए भी कुछ पार्ट्स बनाते हैं। तो आप जैसे राइट में देख सकते हैं कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं ये डिफरेंशियल असेंबलीज और ये गियर्स, ये इस टाइप के जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं एक व्हीकल में, उस तरीके के प्रोडक्ट्स सोना बीएलडब्ल्यू बनाती है। तो हम देखेंगे पैसेंजर व्हीकल्स में जैसे वो कुछ मोटर्स बनाते हैं, फिर गियर्स बनाते हैं, डिफरेंशियल असेंबली है, फिर कमर्शियल व्हीकल्स में भी सेम चीज़ें हैं, टू व्हीलर थ्री व्हीलर में ड्राइव मोटर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, ई एक्सेल्स हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनीज बनाती है। और जो इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के वो हैं डिफरेंशियल असेंबली, गियर्स और स्टार्टर मोटर्स। ये कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करते हैं। और इसी के साथ अगर हम सेगमेंट देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स में भी कंपनी का अराउंड 70% जो रेवेन्यू शेयर है वो पैसेंजर व्हीकल्स के कॉम्पोनेंट से आता है। और कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस ईवी प्रोडक्ट्स में भी है। तो कंपनी के पास अराउंड 57 करंटली ईवी प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोडक्शन में हैं या कुछ समय बाद प्रोडक्शन में आ जाएंगे। और वर्ल्ड वाइड कंपनी अराउंड 30 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को केटर करती है इन द व्हीकल ऑटो व्हीकल सेगमेंट। चलिए नज़र डालते हैं कंपनी के प्राइस मूवमेंट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम अप्रैल 22 टू फरवरी 23 कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर गया था। ये क्या कारण रहा था? तो उस समय पे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आ गई थी वर्ल्ड वाइड। और क्योंकि कंपनी, मैं आगे भी बताऊंगा कि किस तरीके का कंपनी का रेवेन्यू ग्लोबली शेयर है, तो उस कारण से कंपनी को थ्रू आउट वर्ल्ड सप्लाई में दिक्कत गई थी, जिस कारण से उनका रेवेन्यू भी गिरा था और इस कारण से वो ये चीज़ उनके शेयर प्राइस पे दिखी थी। हालांकि उसके देखते हैं आप कितना अच्छा कंपनी ने रिकवरी करी थी और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई यानी 768 तक गई थी। उससे वापस से कंपनी का काफ़ी डाउन शेयर प्राइस गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अराउंड 47% है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर हम लास्ट 1 ईयर का देखें यानी 10 अप्रैल, ये जो सारे फिगर्स हैं ये 9 अप्रैल के हैं। तो 10 अप्रैल से आप 24 से 9 अप्रैल अगर देखें तो अराउंड 37% कंपनी का शेयर प्राइस गिर चुका है। आइए एक एक करके जानते हैं कि क्या की रीजंस रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो जो फर्स्ट की रीज़न रहा है वो रहा है कि ग्लोबली ही जो ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ के वॉल्यूम्स काफ़ी डिमिनिश हो गए हैं, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो कैलेंडर ईयर 24 में जो ग्लोबल कार सेल्स हैं वो अराउंड सिर्फ 2.5% इंक्रीज हुए। और यही चीज़ अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में अराउंड 3%, अगर मैं FY25 की बात करूं तो इंडिया में 3% ही वॉल्यूम ग्रोथ रही है ऑटो इंडस्ट्री में। और क्योंकि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो होती है, यहाँ के जो प्लेयर्स हैं ये टोटली अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं ऑटो OEMs पे ही। तो अगर वहाँ पे सबड्यूड वॉल्यूम्स रहेंगी तो उसका एक ना एक इफेक्ट ज़रूर ऐसी कंपनियों पे देखा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बात करूँ, क्योंकि कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 57 प्रोडक्ट्स हैं EV सेगमेंट में, और कंपनी का फोकस भी काफ़ी EV प्रोडक्ट्स के तरफ ही रहा है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में दिखाया है वो अब सबड्यूड होने लगी है। आप यूएस भी देख लेंगे या यूरोप देख लेंगे, इंडिया देख लेंगे, तो सारी कंट्रीज में ये ईवी की जो वॉल्यूम्स हैं वो कम होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की भी, तो एज ऑफ 9 अप्रैल भी ये 27% डाउन है अपने 52 वीक से हाई से, और लास्ट 1 ईयर में भी अराउंड 8% डाउन
डाउन है, यानी कि पूरा जो ऑटो इंडेक्स है निफ्टी का वो भी काफ़ी गिरा है, यहाँ से हमको दिखता है। जो सेकंड रीज़न है जो कि बहुत ऑब्वियस है, जो कि है यूएस की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया पे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री पे यूएस गवर्नमेंट ने, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है प्राइस मूवमेंट के लिए। तो आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस कंपनी का एक्सपोजर किस तरीके से है ग्लोबली। तो हम इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में से 43% रेवेन्यू, जो कि मैं अगर बात करूं 9 मंथ FY25 का, तो नॉर्थ अमेरिका से 43% रेवेन्यू इस कंपनी को आता है। इसके अलावा इंडिया से 28% है और यूरोप से भी 23% है। तो आप देख सकते हैं अराउंड 2/3 रेवेन्यू कंपनी को नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कंपनी के जो प्राइस मूवमेंट में गिरावट हमने देखी तो उसका। और इसके क्या रीजंस रहे, क्या ऐसा नॉर्थ अमेरिका में हुआ, क्या ऐसा यूरोप में हुआ, ये आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए, तो जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं उन पे शुरू में आके ट्रंप ने ये बोला था कि 25% टैरिफ्स लगाए जाएंगे जो कंपनियां अपने कंपोनेंट्स यूएस में इंपोर्ट करती है। हालांकि इसकी जो डिटेल्ड लिस्ट थी वो स्टिल अवेटेड थी, एक टाइमलाइन भी दी गई थी, ये 2 अप्रैल को बताया गया था। हालांकि ऑटो कंपोनेंट का और पहले बता दिया गया था। हालांकि फिर ये बोला गया था कि जो यूएस की ऑटो कंपनीज हैं उन्होंने थोड़ा गवर्नमेंट से बात करी थी और इसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड करवा दिया था 2 अप्रैल को ही। तो ये 3 मई से इंप्लीमेंट होने वाला था उस समय पे। तो उसके बाद भी जो हमारे यहाँ ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, एक्मा है, उनका ये तब भी बोलना था 2 अप्रैल को भी कि टैरिफ्स भले ही लगा दिए गए हैं ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा, बट इंडियन गवर्नमेंट टॉक्स में अभी यूएसए गवर्नमेंट के, और कुछ ना कुछ ऐसा रेजोल्यूशन निकलेगा कि जो कि बैलेंस रहेगा दोनों कंट्रीज के लिए। तो इसके लिए वो हम ऑप्टिमिस्टिक थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएस गवर्नमेंट ने 9 अप्रैल को फर्दर अनाउंस किया कि टैरिफ्स को पॉज लगा दिया जा रहा है 90 डेज के लिए। टिल जो यूएस गवर्नमेंट से जो नेगोशिएशंस कर रही हैं कंट्रीज वो फाइनलाइज हो पाए, इसलिए 90 डेज के लिए पॉज लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ठीक है अभी के लिए पॉज लग गया है, बट अगर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा भी दी जाती हैं या कम कर दी जाती हैं, तो हमारा ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसका एक्सपोजर किस तरीके का है यूएस के तरफ। तो आप देखेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है टोटल, अगर मैं ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करूं, इंडिया से एक्सपोर्ट्स ऑटो कंपोनेंट्स का 15% है। इट्स 15% ऑफ देयर रेवेन्यू, तो जो कि आता है अराउंड $12.8 बिलियन, यानी इतना ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से थ्रू आउट वर्ल्ड। इसका जो यूएस का शेयर है वो है $3.5 बिलियन, जो कि अगर परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊं तो इट कम्स डाउन टू 4%, अराउंड 4.2% के आसपास ये फिगर आता है। जो कि अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो जो पूरा रेवेन्यू कंपनीज कमा रही हैं उसका 4% रेवेन्यू बस यूएस से आ रहा है इंडियन कंपोनेंट प्लेयर्स को। इसमें भी अब कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यूएस का मेक्सिको कनाडा के साथ एक एग्रीमेंट है कि सपोज जो मेक्सिको और कनाडा से जो कंपोनेंट्स गाड़ियों में लग के और फिर वो गाड़ी यूएस में आती है तो उस पे 0% टैक्स है। तो जैसे सोना BLW है, इनका भी फैक्ट्री मेक्सिको में है, एक फैक्ट्री उन्होंने रिसेंटली अभी चालू करी थी। इसके अलावा अगर मैं दूसरे प्लेयर्स की बात करूं जैसे संवर्धना है, तो उनका भी मेक्सिको में प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे तो अभी भी पॉज है, गवर्नमेंट ने अभी भी पॉज लगा दिया था और बोला था कि अनटिल अनलेस हम एक प्लान बना सकते हैं, एक तरीका निकाल सकते हैं कि कैसे जो मेक्सिको में कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे टैक्स करना है, तब तक के लिए इन पे भी 0 था। तो अगर ये जो 4% है ये और कम हो जाता है, अगर हम उसको जो मेक्सिको की फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट्स भी एक्सक्लूड करें अगर, तो ये 4% से भी और कम हो जाएगा। तो एक्सपोजर हम अगर ओवरऑल बिग पिक्चर देखें तो काफ़ी कम ही है। तो हमने देखा 43% अराउंड यूएसए एक्सपोजर था। तो यूएसए में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं जो जिन्होंने ट्रिगर किया कंपनी का ये डाउनफॉल। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है जहां पे कंपनी का अराउंड 22% शेयर है। तो पहले जान लेते हैं हम कि जो यूएस टैरिफ्स आए, तो हालांकि अभी तो पॉज लग गया है, तो उससे एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने ये बोला था कि ये जो टैरिफ्स हैं इन्होंने ग्लोबल रिसेशन को
ट्रिगर करने जैसा काम कर दिया है। तो उसके कंसर्न्स काफ़ी इकोनॉमी में बनने लगे थे। तो JP मॉर्गन का बोलना था कि देयर इज अ 60% चांस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंटरिंग रिसेशन बाय ईयर एंड, अप फ्रॉम 40% प्रीवियसली। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण रहा था कि लोगों को लग रहा था कि ये टैरिफ्स अगर लगे रहे तो काफ़ी जो वॉल्यूम्स ऑलरेडी सबड्यूड थी ऑटो इंडस्ट्री में वो इंप्रूव होती हुई नहीं दिख रही थी लोगों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि यूरोप 22% रेवेन्यू शेयर करता है सोना BLW का, यूरोप में जो व्हीकल सेल्स है उसका क्या था, तो EV सेल्स इन यूरोप जो थी वो डिक्लाइन हुई थी कैलेंडर ईयर 24 में बाय 1%। तो वॉल्यूम्स यहाँ पे तो सबड्यूड ग्रोथ भी नहीं थी, यहाँ तो सीधे सीधे डिक्लाइन आ गया था इन सेल वॉल्यूम। तो इनका कारण क्या था, तो इनका कारण था कि क्योंकि यूरोप में चाइनीज जो व्हीकल बेचते हैं वो उनकी काफ़ी है, अराउंड 30 ऑड प्लेयर्स हैं चाइनीज जो यूरोप में अपनी EV व्हीकल्स सेल करते हैं। तो क्योंकि अब उनकी सेल ज़्यादा होने लगी थी तो जो यूरोपियन कार मेकर्स थे उनकी कम होने लगी थी, तो कंपनी यूरोपियन नेशंस ने चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी टैरिफ्स लगा दिए थे। तो इस कारण से वहाँ भी वॉल्यूम ग्रोथ कम हो गई थी, इस कारण से वहाँ की भी वॉल्यूम सबड्यूड होने लगे थे। उसके अलावा जैसे हमको पता है कि जर्मनी में काफ़ी जो एनर्जी कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो इसके कारण भी जो पैसेंजर सेगमेंट है यूरोप का और जर्मनी का, वहाँ पे एक रिसेशन का कंसर्न तो काफ़ी समय से बना हुआ है। तो हमने देखा जैसे कि शुरू में हमने प्राइस मूवमेंट देखा कंपनी का कि कितना डिक्लाइन हो गया है कंपनी का शेयर प्राइस। उसके बाद हमने रीजंस देखे कि क्योंकि इंडिया में भी वॉल्यूम्स इंक्रीज उतना अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा क्योंकि कंपनी का 2/3 शेयर US और यूरोप से आता है, तो हमने देख लिया US में भी थोड़ा डिक्लाइन है वॉल्यूम्स में, प्लस टैरिफ्स, यूरोप में भी कंसर्न्स हैं वॉल्यूम के, और इस कारण से उनका डिक्लाइन हुआ। तो अब आइए नज़र डालते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे, एक बार रीसेंट रिजल्ट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के कैसे रेवेन्यूज रहे हैं, क्या मार्जिन्स रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे 9 मंथ अगर मैं बात करूं तो कंपनी अराउंड 17% ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पे 2% US में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है, इंडिया में 3% हो रही है, यूरोप में 1% डिक्लाइन हो रही है, स्टिल कंपनी 17% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज कर पा रही है। इसका मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं, काफ़ी प्रिसीजन कंपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो ग्लोबल जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर करने में काफ़ी अच्छा उनको यूजफुल हो रहा है। हालांकि जो प्राइस मूवमेंट होता है तो लोग फ्यूचर को प्राइज इन करते हैं इस चीज़ में, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस को प्राइज इन करते हैं। तो हम देख सकते हैं रेवेन्यू अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 9 मंथ में काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे आप तो 6% का डिक्लाइन ही देखा जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं इबिट्टा की बात करूं तो वो भी 7% डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि 9 मंथ देखेंगे आप तो 13% का इंक्रीज है। यहीं पे अगर हम इबिट्टा मार्जिन्स पे एक बार नज़र डालते हैं, जो कि इतनी सबड्यूड जो ग्रोथ ऑटो व्हीकल्स में देखी गई है, तो उसका कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो इबिट्टा मार्जिन्स आप देख सकते हैं कि कंपनी के 27% पे आके रुके थे, जो कि अगर मैं Q3 FY24 देखूं तो वो 29% हुआ करते थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 200 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आया है मार्जिन्स में कंपनी के। और अगर मैं 9 मंथ यही चीज़ देखूं तो अराउंड 100 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आया है कंपनी के। उसके अलावा मैं नेट प्रॉफिट भी देखूं तो कंपनी का अराउंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 1% ही बढ़ा है। हालांकि अगर 9 मंथ फिगर्स हम देखें तो वो 18% के अराउंड कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं। यहीं अगर मैं मार्जिन देखूँ तो मार्जिन्स कंपनी के सिमिलर रहे हैं अगर 9th मंथ देखूँ तो, और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ तो 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुए हैं कंपनी के मार्जिन्स। इसमें अगर मैं रेवेन्यू में कंपनी के, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो EV व्हीकल है वहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा फोकस है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू शेयर है ये Q3 के नंबर्स में ये अराउंड 36% आ जाता है। यानी कि 1/3 रेवेन्यू कंपनी प्योर EV व्हीकल्स को अपने कंपोनेंट्स बेच के अर्न कर रही है। और अगर यही मैं ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी के 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है इन Q3 FY25 इन देयर EV कंपोनेंट्स। चलिए, तो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अब एक बार नज़र डालते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक पे और उसका क्या ट्रेंड रहा है। ऑर्डर बुक एक काफ़ी अच्छा की ऑपरेटिंग मेट्रिक होता है हमें ये जानने के लिए कि कंपनी के पास क्या क्वेश्चन अवेलेबल है फॉर द रेवेन्यू ग्रोथ।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर इनफ्लो और क्लोजिंग ऑर्डर बुक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आप देख सकते हैं, अगर ये मैंने लास्ट 9 क्वार्टर्स का ट्रेंड लिया है, तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो तो कॉन्स्टेंटली काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है कंपनी की। उसके अलावा अगर मैं इनफ्लो की बात करूं तो आप देख सकते हैं कभी कभी कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर आ गया था, 4200 करोड़ का अराउंड कंपनी के पास ऑर्डर आ गया था। इसके बाद अगर आगे बात करूं मैं तो एक साइक्लिकलिटी ऑटो इंडस्ट्री में भी बनी रहती है, जिस कारण से इनके ऑर्डर बुक में भी आप देख सकते हैं कभी ज़्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है। हालांकि हम ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करें तो काफ़ी 23,000 करोड़ यानी काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। और अगर हम इसको कंपेयर करें उनके एनुअल रेवेन्यू से, तो FY24 में अराउंड कंपनी के 3,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे। तो हम देख सकते हैं कंपनी के पास अराउंड 8x ऑफ देयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू स्टिल एक क्वेश्चन अवेलेबल है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि भले ही कुछ समय के लिए स्लो डाउन आता है क्योंकि साइक्लिकलिटी रहती है इस इंडस्ट्री में, हालांकि ऑर्डर बुक अच्छी रोबस्ट होने के कारण हमें फ्यूचर की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि कंपनी ने जो मैनेजमेंट है कंपनी का, उन्होंने फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस दिया है और क्या प्लान्स अपने उन्होंने पेश करे हैं और कंपनी ने क्या फ्यूचर के लिए चीज़ें कर रही है। तो हम फर्स्ट चीज़ देखते हैं कि कंपनी ने अपने लास्ट कॉन कॉल में एक चीज़ इंडिकेट करी थी कि उन्होंने बोला था कि जो Q4 FY24 का रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी थोड़ा स्लो रहेगा, जो भी जिसका भी ये भी एक कारण था, कंपनी का जो प्राइस मूवमेंट हमने गिरता हुआ देखा था उसका ये भी एक कारण था। तो ऐसा क्यों कंपनी का बोलना था? क्योंकि कंपनी का ये बोलना है कि एक जो उनका ईवी कस्टमर है वो डीस्टॉक कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री, क्योंकि वो नए मॉडल्स पे अब काम कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो कंपनी ने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उस कंपनी का वो हॉल्ट होने वाला है, और जो नए मॉडल्स कंपनी लाने वाली है उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगेंगे उसके लिए जो न्यू ऑर्डर इनफ्लो आएगा वो March 25 से स्टार्ट होगा आना। तो ये एक कारण कंपनी ने बोला था कि एक कोई मेजर कस्टमर है कंपनी का यूएस में, जो कि अपनी सेल अब पुराने मॉडल्स की रोक रहा है क्योंकि वो नए मॉडल्स पे काम कर रहा है। तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो March 25 से इस सोना BLW को ऑर्डर आना चालू होंगे। इसके अलावा अगर मैं सेकेंड बात करूँ तो कंपनी का अब हमने देखा कि यूरोप में भी वॉल्यूम्स डाउन हो रही हैं, यूएस में भी वॉल्यूम्स डाउन हो रही हैं। तो कंपनी का अब क्या फोकस है? तो कंपनी का ये बोलना है कि अब वो चाइनीज़ और एशियंस OEMs को टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने के। जैसे कि हमने देखा चाइनीज़ कंपनीज काफ़ी आगे हैं ईवी व्हीकल प्रोडक्शन में, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा स्कोप है सोना BLW के पास अपने प्रोडक्ट्स बेचने का। हालांकि जो चैलेंजेस हैं, कॉस्ट के चैलेंजेस जिसको हम बोल सकते हैं चाइना में अपने प्रोडक्ट बेचने का, वो काफ़ी टफ है, जो कि मैनेजमेंट को भी पता है। हालांकि अब उनका यही बोलना है कि क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है EU एंड US ऑटो मार्केट्स में, जो कि ओवरऑल ग्रोथ को इम्पैक्ट किया है, तो वो अब ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड पे फोकस कर रहे हैं। एशियन OEMs, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इस तरफ अपना वो फोकस बना रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो कंपनी ने अपनी फ्यूचर ग्रोथ के ध्यान में रखते हुए करी है वो है कंपनी ने क्लियर मोशन करके कंपनी है, उसमें अराउंड $4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कंपनी करती क्या है? इस कंपनी ने एक एक्टिव सस्पेंशन टेक्नोलॉजी डेवलप करी है फॉर कार्स, और इसके साथ शॉर्ट रेंज रेडार सेंसर्स जो कि 180 डिग्री फील्ड व्यू देंगे आपकी कार को। तो ये 2 टाइप की टेक्नोलॉजीज कंपनी ने डेवलप करी है और ऑलरेडी चाइनीज OEMs को ये प्रोडक्ट सप्लाई करना क्लियर मोशन ने स्टार्ट कर दिया है। और कंपनी का बोलना था जो कि एक्टिव सस्पेंशन टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है वो अराउंड $14 बिलियन का है। तो कंपनी ने अपना यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी किया है, और कंपनी का बोलना था कि यहाँ से जो सिनर्जीज आएंगी वो उनको अपनी कंपनी में भी और अपने प्रोडक्ट बेहतर करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर के लिए। तो आइए मैनेजमेंट गाइडेंस के बाद हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कंपनी के कुछ और की ऑपरेटिंग मेट्रिक्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये होता है कंपनी का, ये जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना बेहतर है, क्योंकि कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है। इसका मतलब है अगर ये नंबर ज़्यादा होता है तो हम देख सकते हैं FY22 में अराउंड ये 4.7 टाइम्स हो सकता था।
फिर हमने देखा कि ये कंपनी का गिरा था, क्योंकि हमने देखा जैसे कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो आया था उस कारण से वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो गए थे व्हीकल्स के, तो डेफिनेटली इन कंपनियों को भी उसका असर देखने के लिए मिलता है। फिर हम देखते हैं तो कंपनी का अगर 9 मंथ देखें हम, तो यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखता है। हालांकि इसका ये मतलब है कि कंपनी फिक्स्ड एसेट तो अपने बढ़ाते जा रही है, बट उस लेवल से उनका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो ये भी एक काफ़ी रिस्क है जो हमको देखना चाहिए कि कंपनी भले ही नए प्रोडक्ट्स बनाती है, नए भले ही मार्केट शेयर भी गेन कर रही है वो, बट क्या वो अपने असेट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है। तो यहाँ हमें दिखता है कि कंपनी के थोड़े तो डिक्लाइन हुए हैं ये मेट्रिक्स। उसके अलावा अगर मैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो वो तो काफ़ी अच्छा कंपनी का इंप्रूव हुआ है, जो कि हालांकि बोला जाता है कि जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं वो ये रेशियो उनका थोड़ा सबड्यूड होता हुआ नजर आता है, कुछ भी होता है तो। बट हम देख सकते हैं कि कंपनी के काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं और उनसे रिलेशंस भी काफ़ी कंपनी के अच्छे हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंपनी का अच्छा होता हुआ दिखता है। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था आपसे शुरू में कि कंपनी जो ग्लोबल मार्केट शेयर है, हालांकि इतने कम लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है ऑटो इंडस्ट्री में, उसके बाद भी कंपनी कैसे डबल फिगर रेवेन्यू ग्रोथ दे पा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने कैलेंडर ईयर डेटा लिया है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट शेयर का। तो ये कंपनी के 2 स्टार प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंशियल गेयर्स एंड स्टार्टर मोटर्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 20 में डिफरेंशियल गेयर्स में अराउंड 5% कंपनी का ग्लोबल मार्केट शेयर था, जो कि अब बढ़ के कैलेंडर ईयर 24 में 8.8% हो गया है। और वहीं स्टार्टर मोटर्स में 3% से 4.4% पे अराउंड आ गया है। तो ये कंपनी का दिखाता है फोकस कि कंपनी ग्लोबली काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, जिससे वो नए नए कस्टमर्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं अपनी कंपनी में और उन्हीं को नए नए प्रोडक्ट्स भी बेच पाते हैं। और डिफरेंशियल गियर्स में अगर मैं इंडिया का मार्केट शेयर देखूं सोना BLW का, तो पैसेंजर व्हीकल्स में अराउंड 50 to 60% मार्केट शेयर इंडियन OEMs के लिए सोना BLW का ही है, यानी कि डिफरेंशियल गियर्स तो कंपनी एक काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडियन OEMs को। तो आइए लास्टली हम कंपनी के वैल्यूएशंस पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिगर्स हैं एज ऑफ 9 अप्रैल आफ्टर मार्केट एंड। तो मैं पी रेशियो देख सकता हूँ, करंटली कंपनी का पी रेशियो है अराउंड 43 टाइम्स, जो कि उसके 3 ईयर मीडियन यानी कि 75 टाइम्स से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो हमें ये रिलेशन भी दिखता है कि हमें वैल्यूएशन हमेशा ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में ही देखनी चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ या और कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि कंपनी के फंडामेंटल से एसोसिएटेड है। तो ये हमें ऐसे में हमें उसकी कंपनी की रिस्क भी पता चलती है, क्या वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये चीज़ें भी हमें एक अच्छे से अगर हम कंपैरेटिव तरीके से इन फिगर्स को देखें तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो देख सकते हैं कंपनी की 3 ईयर मीडियन 75 है, जो कि कंपनी ये दिखा दी थी कि वो अपना ग्लोबल मार्केट शेयर ग्रैब कर रही है ग्लोबली। उसके अलावा कंपनी के वॉल्यूम्स अच्छे इंक्रीज हो रहे थे, जो कि हम चीज़ें देख रहे हैं कि अब सबड्यूड होती हुई दिख रही हैं, तो वहाँ कंपनी का वैल्यूएशन भी गिरता हुआ हमें दिखता है। मैं अगर EV बाय EBITDA की भी बात करूँ तो वो भी अराउंड 22 टाइम्स पे आ गया है, जो कि अगर 3 ईयर मीडियन देखूँ तो 42 टाइम्स के अराउंड रहा करता था। तो फाइनली मैं अपना डिस्कशन कंक्लूड करूँ तो हमने देखा कि सोना BLW जैसी कंपनी का प्राइस मूवमेंट कैसा रहा, उसके हमने रीजंस देखे, कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडेंस भी देखा हमने, उसके अलावा कंपनी फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं उनके वो भी हमने एक बार नज़र डाली। तो हमने देखा फंडामेंटली क्या कंपनी में चल रहा है, क्या उसके रीजंस रहे हैं और उस हिसाब से क्या हिस्टोरिकली कंपनी के क्या वैल्यूएशंस थे, उसके क्या रीजंस थे, और फिर आज कंपनी का शेयर प्राइस गिरा है तो वो क्यों गिरा है, उसके क्या रीजंस हैं और किस तरीके से हमको वैल्यूएशन इसका देखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।